मत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हितम्। द्रव्यों की चर्चा करते हुए कल हम लोक और अलोक की चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद हम जो द्रव्य है उसके में प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र कितना है, मतलब वो कितनी एरिया घेरता है, कितने प्रदेश घेरता है, व्यापता है, और प्रत्येक द्रव्य की संख्या कितनी है, इसकी चर्चा तक आए थे। उसमें हमने जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों की चर्चा की थी। तो जीव द्रव्य की चर्चा करते हुए हमने ये देखा कि इस लोक में संपूर्ण प्रदेशों पर, मतलब पूरे लोक में जीव द्रव्य भरे हुए हैं और उनकी संख्या कुल अनंत है। उनका क्षेत्र ऐसा कहा था कि वे असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। मतलब वास्तव में लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही हैं सभी जीव, परंतु उनमें संकोच विस्तार पाया जाता है। इसलिए वो जीव जिस शरीर में जाता है या जिस शरीर को धारण करता है तो उस शरीर के आकार का हो जाता है। या सिद्धों की बात करें तो अंतिम शरीर से कुछ न्यून पुरुष आकार, ऐसा उनका प्रदेश रहता है, आकार रहता है। तो कहने की बात इतनी है कि वास्तव में या मूलतः लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, परंतु संकोच विस्तार से वो कम ज़्यादा होता है। फिर भी रहने के लिए एक जीव कितनी भी छोटी, उसका शरीर कितना भी छोटा हो, वो असंख्यात प्रदेश घेरता ही घेरता है। ठीक है, ये जीव की बात हुई। और पुद्गल का ऐसा कहा था कि जीव से अनंत गुना है संख्या में, और वास्तव में ये दिखता भी है। हम जीव मान लीजिए एक घर में एक ही जीव रहता है, मतलब एक व्यक्ति रहता है, तो वो जीव तो एक हो गया, और आजू बाजू में उसके घर, कपड़ा, जो कुछ भी वस्तु दिखाई देती है वो सब तो पुद्गल है। तो वास्तविक रूप से यही समझ में आता है कि पुद्गल या जीव से अनंत गुना है। ठीक है, ये पुद्गल की संख्या की बात हुई। और उसके प्रदेश या तो संख्यात हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, या अनंत हो सकते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। इसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जितने परमाणुओं का वो कोई स्कंद होगा उतने प्रदेशी वो स्कंद कहा जाएगा। वो कितनी एरिया घेरता है या लोक के या आकाश के कितने प्रदेश घेरता है उस अपेक्षा से कथन नहीं किया जा रहा है। उस स्कंद में कितने परमाणु है उतने प्रदेशी वो स्कंद कहलाएगा। जैसे कल उदाहरण दिया था कि 1000 परमाणुओं का कोई स्कंद है, तो अगर वो 2000 प्रदेश, आकाश के 2000 प्रदेश घेर रहा है, तो उसे 1000 प्रदेशी स्कंद कहा जाएगा, ना कि 2000 प्रदेशी। क्योंकि वो कितने प्रदेशी है वो स्कंद उसके परमाणुओं की संख्या से डिफाइन होता है, ना कि उसके एरिया, जितना क्षेत्र व्याप्ता है उससे वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो कल तक हम यहाँ आकर रुके थे। अभी हम शेष जो 4 द्रव्य हैं उनकी चर्चा करनी है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, देखिए, तो धर्म द्रव्य
इससे आगे जो चार है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार की संख्या और उनका क्षेत्र, इसकी बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले हमने 2 सत्र पहले जो चर्चा आई थी कि धर्म का यहाँ रौढ़िक अर्थ लेना है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक रेफरेंस दिया था, तो तब पढ़ के नहीं दिखाया था और कल भी मेरे दिमाग में था, परंतु वो कल के प्रवाह में वो कल भूल गया। तो उतना वो जो प्रकरण है मैं सिर्फ पढ़ के दिखाता हूँ, हालांकि अलग विषय है जो हम 2 सत्र पहले हो चुका है, फिर भी उसका एक रिकैप के रूप में वो पढ़ के दिखाता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 297। देखिए, तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप से अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वह रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना है, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तो कहने की बात इतनी है कि धर्म के हमने 2 अर्थ देखे थे, जो धारण करे और जिसे धारण किया जाता है। अब जिसे धारण किया जाता है ये अर्थ तो सभी द्रव्यों में लगता है, परंतु जो उत्तम सुख में धारण करे यह सिर्फ सम्यक दर्शन या रत्नत्रय में ही घटित होता है, बाकी द्रव्यों में घटित नहीं होता है। इसलिए यहाँ धर्म द्रव्य के प्रकरण में उसका रौढ़िक अर्थ ग्रहण करना है। और इसी प्रकार अन्यत्र जानना मतलब अधर्म द्रव्य में भी वैसे ही लगाना। यहाँ अधर्म द्रव्य मतलब कोई मिथ्यात्व आदि, कोई पाप प्रकृति ऐसी कोई होगा ऐसा नहीं है, या हमें जो पतन कराए तो अधर्म होगा, वो ऐसा भी अर्थ नहीं है। यहाँ अधर्म द्रव्य नाम की कोई वस्तु है, सिर्फ इतना जानना है, यहाँ रौढ़िक अर्थ ग्रहण करना है। तो ये बात सिर्फ पढ़ के दिखानी थी। तो आइए अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाते हैं। देखिए, धर्म द्रव्य की संख्या 1 बताते हैं। कल प्रश्न भी और पढ़ा था, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य खंड खंड रूप नहीं है, ये दोनों अखंड द्रव्य है और इनका क्षेत्र लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ऐसा है। क्या कहा? ये दोनों द्रव्य एक हैं, मतलब संख्या में 1 है और पूरे लोक को घेरते हैं। मतलब जितना अपना 3 लोक है उसके एक एक चप्पे चप्पे पर, एक एक प्रदेश प्रदेश पर वे घेरे हुए हैं। मतलब उनका स्थान सर्वत्र है, हम कहीं भी जाए लोक में हमें वहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक रूप से मिलेगा। वे अखंड है पर उनका एक एक प्रदेश मतलब वे सर्वत्र छाए हुए हैं। एक क्षेत्र की बात हो गई। अब काल द्रव्य की चर्चा करते हैं। तो काल द्रव्य कहते हैं कि वह असंख्यात होता है, मतलब उसकी संख्या असंख्यात है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात भी बता दूं, संख्यात को हम इंग्लिश में काउंटेबल कहेंगे, असंख्यात को अनकाउंटेबल कहेंगे और अनंत को इनफाइनाइट ऐसा या इन्फिनिटी ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो काल द्रव्य की संख्या असंख्यात बताई जा रही है, मतलब अनकाउंटेबल। अब कितने अनकाउंटेबल है? तो जितने लोक में प्रदेश है, इस 3 लोक में जितने प्रदेश है, लोक प्रमाण असंख्यात, उस पैरामीटर के, उस क्वांटिटी के जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्यों की संख्या है। समझ में आया क्या? फिर से एक बार, देखिए इस लोक का एरिया कितना है या क्षेत्र कितना है? तो कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, ये इसका पैरामीटर है। तो उस क्वांटिटी के
काल द्रव्य बताए जाते हैं। मतलब वो असंख्यात का जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो लोक प्रमाण असंख्यात उस क्वांटिटी उस संख्या के काल द्रव्य कहे जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्षेत्र कितना है, तो प्रत्येक प्रदेश पर पाए जाते हैं। जैसे प्रत्येक टाइल पर कोई एक एक रत्न रखा हो, मतलब उसके बीचों बीच नहीं है, वो रत्न पूरे उस टाइल को कवर कर रहा हो, फेस टू फेस मैच हो रहा हो, तो जिस प्रकार हम ये कंडीशन देख सकते हैं उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश पर हमें काल द्रव्य एक काल द्रव्य मिलेगा ही मिलेगा। फिर से एक बार कहता हूं, इस पूरे लोक में लोक प्रमाण असंख्यात की क्वांटिटी से काल द्रव्य पाए जाते हैं और प्रत्येक काल द्रव्य का जो क्षेत्र है वो एक प्रदेश बराबर है, क्योंकि एक काल द्रव्य एक प्रदेश ही घेरता है। ठीक है, तो मेरा एक प्रश्न है यहाँ, काल द्रव्य का आकार क्या होगा? वो एक प्रदेश घेर रहा है तो काल द्रव्य का क्या आकार होगा? आकार तो परमाणु की जैसा होगा, स्क्वायर या हेक्सागोन या नहीं? बराबर, एकदम बराबर। देखिए हमने क्या देखा था, परमाणु षटकोर या चौकोर आकार होता है और एक परमाणु एक प्रदेश घेरता है, तो इससे हमने डिराइव किया कि एक प्रदेश का आकार या तो चौकोर होगा या षटकोर होगा। अब ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक काल द्रव्य एक प्रदेश घेरता है, तो इससे हमने फिर से डिफाइन किया या डिराइव किया कि काल द्रव्य का भी आकार चौकोर होगा या षटकोर होगा। ठीक है, तो इसीलिए काल द्रव्य को कालाणु भी कहते हैं, क्योंकि उसका आकार अणु के या परमाणु के आकार का होता है। बराबर, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, काल द्रव्य को जो एक काल द्रव्य को कालाणु भी कहते हैं। ठीक है, ये काल द्रव्य की चर्चा हो गई। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि काल द्रव्य की पर्याय को समय कहते हैं। क्या कहा? काल द्रव्य वास्तव में या परमार्थ से काल द्रव्य की पर्याय ही समय है। फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है, हमारी जो पर्याय होती है वो एक समय की, ऐसा क्यों कहा जाता है? या हमारी पर्याय को भी समय क्यों कहा जाता है? मतलब शेष जो 5 द्रव्य है, जीव, बुद्धल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनकी भी पर्याय को समय क्यों कहा जाता है? तो ऐसा है कि काल द्रव्य की पर्याय जितने टाइम पीरियड के लिए है उतने ही टाइम पीरियड की शेष द्रव्यों की भी पर्याय पाई जाती है, इसीलिए उनकी भी पर्याय एक समय की, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने वो एक सीक्वेंस देखा था ना अनंतों का, जीव अनंत, उससे अनंत गुना पुद्गल, फिर कहा था उससे अनंत गुना काल द्रव्य के समय। अरे काल द्रव्य के समय कैसे कह दिए? समय ये तो सभी द्रव्यों में लगेंगे ना, तो नहीं, वास्तव में समय यह काल द्रव्य की पर्याय है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का जो टेन्योर है या पीरियड है वो और काल द्रव्य की पर्याय ये दोनों मैचिंग है, ये उस सेम टाइम पीरियड के हैं, इसलिए दूसरे द्रव्यों की पर्याय भी एक समय की, ऐसा कहा जाता है, या उनकी पर्याय को भी समय कहा जाता है। ठीक है, यह हमारी काल द्रव्य की भी बात हो गई। अभी प्रश्न है? नहीं, ठीक है, तो अभी हम आकाश द्रव्य की चर्चा करते हैं। तो आकाश द्रव्य का हमने वो प्रश्न ही पढ़ा था कि आकाश द्रव्य एक अखंड है और सर्वव्यापी है, तो संख्या की बात आ ही गई कि वो एक है और क्षेत्र सर्वव्यापी कहकर सर्वत्र पाया जाता है, लोक में तथा अलोक में पाया ही जाता है। ओके, तो इस न्याय से वह अनंत प्रदेशी हो गया, वो अनंत 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 फैलता जाता है, फैलता जाता है, उसका कभी अंत ही नहीं है, वो असीम है। जो सागर को हम असीम कहते हैं वो तो बहुत उपचार का कथन है, क्योंकि कभी ना कभी उसका छोर आने वाला है, परंतु आकाश द्रव्य का ऐसा नहीं है। आप किसी लोक के बाहर से किसी भी दिशा में जाइए, आपको अनंत ही मिलने वाला है। इसी वजह से जो कहा जाता है कि ये लोक बीचों बीच है, इसका कारण भी यही है
देखिए बीचों बीच तभी कहा जाएगा जब भी दो एंड्स डिफाइन होंगे। जैसे मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है, उसका मुझे मिड पॉइंट या एकदम मध्य भाग निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 5 सेंटीमीटर के जो पॉइंट होगा वहाँ मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये तो मैंने जब कह सकता हूँ ना, जब वो सेगमेंट की मुझे लेंथ मिली हुई हो। परंतु यहाँ आकाश तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र फैला है, उसके एंड से डिफाइन नहीं हुए, तो बीचों बीच किस प्रकार से कहा? तो इसलिए कहा क्योंकि ऊपर भी मतलब ऊपर जाएंगे तो भी अनंत, नीचे जाएंगे तो भी अनंत, मतलब 10 दिशाओं में कहीं भी जाएंगे तो अनंत ही मिलेगा। इस न्याय से वो बीचों बीच ऐसा कहा। ठीक है, ये आकाश द्रव्य की चर्चा हो गई, ये अनंत प्रदेशी हो गया। और आगे बढ़ने से पहले 2 बातों की चर्चा करनी है, 3 बातों की चर्चा करनी है, उसके बाद ये अपना द्रव्य का प्रकरण क्लोज हो जाएगा, फिर हम पर्याय की चर्चा करने लग जाएंगे। देखिए प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अभी अभी कहा कि काल द्रव्य यह सिर्फ लोक प्रमाण असंख्यात, मतलब जितना लोक है उतना ही पाया जाता है, मतलब उसकी संख्या लोक प्रमाण असंख्यात है, मतलब ये लोकाकाश के बाहर तो नहीं पाया जाता। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है, तो इससे आकाश द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहर तो परिणामन कराने में निमित्त कोई नहीं है, काल द्रव्य नहीं है। लोक के बाहर तो पूरा आकाश ही आकाश है, वहां तो 5 द्रव्यों के सिवाय कोई द्रव्य नहीं है। तो ऐसा मानने में तो आपत्ति खड़ी होती है कि सिर्फ आकाश का कोई एक भाग परिणामन कर रहा है और आकाश का बाकी का भाग परिणामन ही नहीं कर रहा है, या मतलब उसके परिणामन में कोई निमित्त ही नहीं है। तो आचार्य ने बहुत जबरदस्त उदाहरण दिए हैं इसके लिए। द्रव्य संग्रह की 22वीं गाथा की जो टीका है उसमें टीकाकार कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार ने दंड से चक्र को हिलाया, तो चक्र को हिलाया तो जिस भाग को हिलाया या जहाँ जिस स्थान पर जिस स्पोक में रख के वो हिलाया दंड, तो क्या सिर्फ उतना ही भाग हिलता है? नहीं, एक भाग को घुमाएंगे तो पूरा भाग घूमेगा ना। तो उसी प्रकार से वो आकाश द्रव्य का भी समझना, एक भाग परिणाम रहा है तो पूरा भाग भी परिणामता ही है। आकाश द्रव्य के ऐसे कोई भेद नहीं है लोकाकाश और अलोकाकाश, ये तो एक अखंड द्रव्य है, उसका एक पार्ट परिणाम रहा है तो पूरा पार्ट परिणामेगा ही। एक और उदाहरण वहां दिया कि जैसे जीव को कहीं सुख दुख का वेदन होता है तो क्या सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है या पूरे सर्वांग में होता है? तो जाहिर सी बात है सर्वांग में होता है। जैसे बराबर सर्वांग में होता है। जैसे हमने मान लीजिए बहुत तीखा खा लिया, इतना तीखा खा लिया कि बस ऐसा हो गया कि हम तो हाथ पैर पटकने लगे। अब देखिए हमने खाया तीखा है, उस तीखे पानी का स्वाद या अनुभव जीभ पर हुआ है, पर उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? हम हाथ पैर भी पटकने लग गए, हमारे सिर से या मुंह से पूरा पसीना आने लग गया, अरे बाप रे हम तो नाचने लग गए इतना तीखा खाने पर। तो इसका कारण क्या है? तो एक स्थान पर अनुभव हुआ परंतु उसका इफेक्ट या उसका अनुभव पूरे सर्वांग में होता है। ठीक है, तो उसी अपेक्षा से परिणामन पूरे आकाश द्रव्य में होता है, ना कि सिर्फ लोकाकाश में। एक और उदाहरण पंचास्त्रिका संग्रह की 24वीं गाथा की टीका में आया। वहां भी एक मस्त उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार आप कोई बांस का वृक्ष है, मतलब बाम्बू, उसको आप हिलाइए थोड़ा, तो जिस पार्ट को या जहां से हिलाएंगे तो क्या सिर्फ उतना पार्ट हिलता है? नहीं, वो पूरा वृक्ष ही हिल जाता है। तो इसी प्रकार आकाश द्रव्य का भी समझना। वहाँ एक और उदाहरण दिया है, जो अभी सुख दुख का अनुभव का जो उदाहरण दिया द्रव्य संग्रह में, सेम वैसा ही उदाहरण पंचास्त्रिका संग्रह में ही आया। तो कुल मिला के ऐसे 4 उदाहरण दिए, परंतु एक सिमिलर होने के कारण ऐसे 3 उदाहरण दिए हैं। कौन से फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। एक बांस के वृक्ष का, एक कुम्हार के चक्र का
और एक सुख दुख का, जीव के सुख दुख का वेदन का। ठीक है, ये हमारे आकाश द्रव्य की चर्चा हुई और इस अपेक्षा से मतलब इसके साथ हमारे द्रव्य की संख्या और क्षेत्र इसकी भी चर्चा पूरी होती है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? प्रयास करेगा कोई? उद्गल द्रव्य नहीं, वो नहीं आकाश है जी, आकाश। देखिए, आपका उत्तर पार्शियली सही कहेंगे, इसमें आप अपेक्षाएं लगाई जाएंगी। किस प्रकार से? यहाँ चतुष्टय की अपेक्षा लगाएंगे। द्रव्य की अपेक्षा मतलब संख्या की अपेक्षा विचार करें तो सबसे ज्यादा उद्गल द्रव्य है, सबसे बड़ा उद्गल द्रव्य है। ओके, यदि क्षेत्र की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सबसे बड़ा आकाश द्रव्य है। ये अभी आपने जो आकाश द्रव्य का उत्तर दिया वो क्षेत्र की अपेक्षा से दिया, उद्गल का दिया वो द्रव्य की अपेक्षा से दिया। ठीक है, अभी काल द्रव्य, काल अपेक्षा कौन सा सबसे बड़ा होगा? तो काल अपेक्षा कहते हैं कि सभी द्रव्य बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी अगुरु लघु है काल की अपेक्षा से। ऐसा कैसे? अरे सभी त्रिकाल है ना, सभी अनादि अनंत है, किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, कि अब उत्पाद नहीं होता। ये कौन से गुण के कारण होता है? बताएगा कोई? द्रव्य का, किसी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उत्पाद नहीं होता, ये किस शक्ति के कारण होता है? ये अस्तित्व गुण के कारण। बहुत बढ़िया, अस्तित्व गुण के कारण कभी भी वस्तु का या किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, वो सत बनी रहती है, इसलिए सभी द्रव्य त्रिकाल है। इस काल अपेक्षा कोई भी द्रव्य छोटा नहीं, बड़ा नहीं। ओके, अभी आते हैं अंत में भाव अपेक्षा। तो भाव अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य जीव कहा है। वो जीव में भी कौन सा जीव? सर्वज्ञ भगवान का जीव। उसमें भी कौन से गुण की पर्याय? वो केवल ज्ञान की पर्याय। वो केवल ज्ञान जो गुण है, ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण का केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का भी कौन सा? वो एक अविभाग प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद, वो उसकी भाव अपेक्षा वो सर्वाधिक कहा गया है सभी द्रव्यों में। मतलब प्रत्येक द्रव्य के, देखिए प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने शक्ति के अंश या अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। प्रत्येक द्रव्य के मतलब प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण के होते हैं। तो जितने भी द्रव्य है उन सभी द्रव्यों के गुण मिला लो। आवाज नहीं आ रही है क्या? एक मिनट में लीव होके ज्वाइन होता हूँ फिर से। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाव अपेक्षा जो केवल, मतलब मैं ये कह रहा था कि जितने भी द्रव्य है उन सभी द्रव्यों के गुण मिला लीजिए। मतलब एक उनका एक ग्रुप बना दीजिए। तो उस ग्रुप में एक जो जीव द्रव्य का ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की जो केवल ज्ञान पर्याय है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद सर्वाधिक कहे हैं सभी द्रव्यों के सभी गुणों में। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उस अविभाग प्रतिच्छेद मतलब उस शक्ति के अंश में, देखिए उस शक्ति के अंश में ही तीन लोक, तीन काल को युगपत जानने की ताकत है, उस एक पर्याय में, उस अविभाग प्रतिच्छेद में। तो आप विचार कीजिए, जब पर्याय ही इतनी ताकतवर है तो वो गुण कितना ताकतवर होगा, और जब गुण ही इतना ताकतवर है तो वो द्रव्य कितना ताकतवर होगा। तो इससे हमें उस जीव द्रव्य की महिमा या उसका वैभव समझ में आता है। ये भाव जो भाव अपेक्षा सबसे बड़ा जीव द्रव्य है, तो इससे हमें उसकी महत्ता ख्याल में आती है कि सबसे बड़ा जीव द्रव्य ही है। ओके, ये हमने सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा, इसकी चर्चा की। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको। द्रव्य अपेक्षा उद्गल द्रव्य, क्षेत्र अपेक्षा आकाश द्रव्य, काल अपेक्षा
सभी द्रव्य बराबर है, और भाव अपेक्षा वो जीव द्रव्य में भी केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। ओके, ये सबसे बड़े हैं। अभी एक अंतिम बात है अपनी, कि एक आकाश के प्रदेश पर कितनी सृष्टि पाई जाती है। कितनी सृष्टि पाई जाती है मतलब एक आकाश के प्रदेश पर हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या पाया जाता है। तो मैं स्लाइड आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आकाश के प्रदेश पर क्या क्या पाया जाता है। चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, एक कालाणु, अभी हमने चर्चा की, आकाश के प्रत्येक लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक काल द्रव्य पाया जाता है। तो इस न्याय से एक प्रदेश पर एक कालाणु हो गया। पॉइंट नंबर 1, धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, मतलब जो अखंड धर्म द्रव्य है, एक प्रदेश पर उसका कुछ अंश तो पाया ही जाएगा ना, एक प्रदेश जितना भाग तो पाया ही जाएगा ना। तो इस न्याय से एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य का उतना हिस्सा पाया जाता है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, ये 3 बातें हो गई। अनंतो परमाणु, अभी अनंतो परमाणु मतलब वो अनंत एक प्रदेश पर हमें अनंत परमाणु भी मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? अरे उनमें कॉम्पैक्ट होने की ताकत है ना। एक कितने प्रदेश घेरेगा, कितने प्रदेश घेरता है, उससे उसके प्रदेशीपना या उसका क्षेत्र डिफाइन नहीं होता है, उसमें कितने परमाणु है। तो उस हिसाब से यही बता रहे हैं कि एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी हमें मिल सकते हैं। ओके, ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात, अनंतो सूक्ष्म स्कंदों के कुछ कुछ प्रदेश। अब सूक्ष्म स्कंदों के कुछ कुछ प्रदेश मतलब एकदम सूक्ष्म स्कंद है। सूक्ष्म स्कंद मतलब हमने वो 6 भेद देखे थे ना, उसमें जो सूक्ष्म स्कंद है, कौन से, कारमान वर्गणा है या फिर लोकव्यापी महास्कंद है, तो उसके कुछ कुछ प्रदेश पाए जाते हैं। कुछ कुछ प्रदेश मतलब एक प्रदेश को घेरने बराबर कुछ अंश वहाँ पाया जाता है। वो कुछ अंश में वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। बस उसका कुछ कुछ प्रदेश मतलब कुछ कुछ हिस्सा वहाँ पाया जाता है एक प्रदेश बराबर। ये अनंतो सूक्ष्म स्कंदों की बात हो गई। अब अनंतो सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के तथा उनके शरीरों के कुछ कुछ प्रदेश। अब यहाँ भी वैसी बात लगा लेना, सूक्ष्म शरीरधारी जीव, उसका एक प्रदेश और उसके शरीरों के कुछ कुछ प्रदेश, ठीक है। और एक स्थूल स्कंद के या स्थूल शरीरधारी जीवों के तथा उनके शरीरों के कुछ कुछ प्रदेश। ओके, यहाँ स्थूल स्कंद की अपेक्षा यहाँ समझना कि देखिए, स्थूल स्कंद के में एक प्रदेश पर एक ही वस्तु बैठेगी, एक प्रदेश पर हम दो दो वस्तुएं नहीं बैठा सकते। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ये किताब है, ये 2 किताबें हैं, तो इस स्थान पर क्या मैं एक किताब ऐसे घुसा सकता हूँ? नहीं घुसा सकता हूँ। प्रत्येक प्रदेश पर उस कुछ कुछ अंश ही पाया जाएगा, पूरा अंश नहीं पाया जाएगा, क्योंकि स्थूल स्कंद आपस में अड़ते हैं। उसी प्रकार स्थूल शरीर भी आपस में अड़ते हैं, इसलिए उनके कुछ कुछ प्रदेश ही पाए जाते हैं। ओके, ये हमारे 7 स्थितियां ऐसी देखी, 7 स्थितियां हैं, 7 बातें ऐसी देखी जो आकाश के एक प्रदेश पर स्थित है। एक बार मैं आपसे सुनना चाहूंगा, यहाँ से पढ़ के दिखाइए, कोई बात नहीं, आप फिर एक से एक बार रिपीट करके बताइए। आकाश के द्रव्य के एक प्रदेश पर एक कालाणु रह सकता है, बराबर, द्रव्य का एक प्रदेश रह सकता है, बराबर, आधर्म द्रव्य का एक प्रदेश रह सकता है, अनंतानंत परमाणु रह सकते हैं और अनंतानंत सूक्ष्म स्कंदों के
कुछ कुछ प्रदेश रह सकते हैं। अनंतानंत सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के तथा उनके शरीरों के कुछ कुछ प्रदेश रह सकते हैं और एक स्थूल स्कंद के शरीरधारी जीवों के तथा उनके शरीरों के कुछ प्रदेश रह सकते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया ये? हाँ। ओके, तो ये इसके साथ अब हमारे द्रव्यों की चर्चा पूर्ण होती है। अब हम आते हैं अपने, ये हमने कितने प्रश्न तक देखा? प्रश्न नंबर हमने 62 तक देखा है। अब 63, 64 की बात वो आगे आएगी, उसका ही अलग सा ही प्रकरण है वो। इसके लिए हम वो दो प्रश्नों को गौण करते हुए अभी अपने मूल सीक्वेंस में हम जुड़ जाते हैं, जहां हम अब पर्याय की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पर्याय की परिभाषा तो हम पहले ही देख चुके, बहुत पहले देख चुके हैं कि गुणों के विकार अर्थात परिणामन या कार्य को पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा हम बहुत पहले देख चुके हैं। अब इसके भेद प्रभेदों की चर्चा आएगी। ये बहुत ही रोचक प्रकरण है और इसके लिए समझने के लिए थोड़ा उपयोग अवश्य रहेगा। थोड़ा उपयोग दीजिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहेगा और बहुत ही रोचक प्रकरण भी है। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को पढ़ते हैं। पर्याय के कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं पर्याय के दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ये तो सीधी सीधी बात है, जब उसके दो भेद कहे, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब एक एक को यहाँ डिफाइन करेंगे। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार परिणमन या कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब सीधे प्रश्न नंबर 44 पे आइए। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो प्रदेशत्व गुण के अलावा अन्य समस्त गुणों के विकार परिणमन या कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब ये दो, हम इसको एक, आप देखिए एक चार्ट बनाइए। ऊपर लिखिए पर्याय, नीचे लिखिए व्यंजन पर्याय, और एक ब्रांचिंग कीजिए व्यंजन पर्याय, एक ब्रांचिंग कीजिए अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्रदेशत्व गुण का विकार, और अर्थ पर्याय में लिखा जाएगा अन्य गुणों का विकार। अन्य गुण मतलब एक प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जितने भी गुण है, अनंतों गुण, मतलब प्रदेशत्व गुण एक बाजू में और बाकी के गुण एक बाजू में, तो बाकी के जो गुण है वे, उनकी पर्याय को अर्थ पर्याय कहेंगे। ओके, और अभी इनके भी प्रत्येक के भेद है, स्वभाव विभाव। व्यंजन पर्याय के स्वभाव विभाव ऐसे भेद हैं और अर्थ पर्याय के भी स्वभाव और विभाव ऐसे भेद पाए जाते हैं। हम इनकी परिभाषा एकदम फटाक से पढ़ लेते हैं और फिर इनकी गहराई से चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 42, स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो अन्य के निमित्त बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। अब अगला प्रश्न, विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त सहित जो व्यंजन पर्याय होती है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। ओके, ये हम सिर्फ परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी आइए सीधा प्रश्न नंबर 46 पर, स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो अन्य के निमित्त बिना जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव का केवल ज्ञान। और अंतिम प्रश्न, विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो अन्य के निमित्त सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेष आदि। ठीक है, ये परिभाषा अपनी पढ़ के हो गई। अभी अपन फिर से इसको एक रिकैप करते हैं। प्रेजेंटेशन का भी खोल देता हूँ।
देखिए, पर्याय के हमने मूलतः दो भेद देखे, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। तो व्यंजन पर्याय किससे संबंधित है? प्रदेशत्व गुण से संबंधित है। और अर्थ पर्याय प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष जितने भी द्रव्य है, अनंत द्रव्य, उन सभी से संबंधित है। मतलब उनके जैसे जीव को मान लीजिए एक प्रदेशत्व गुण एक बाजू में और अर्थ पर्याय में आप कौन सा भी गुण ले लीजिए, ज्ञान, सुख, चारित्र, दर्शन, श्रद्धा, कोई सा भी गुण ले लीजिए, वो सब कुछ अर्थ पर्याय के अंतर्गत आएगा। और प्रदेशत्व गुण यह व्यंजन पर्याय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, सिर्फ प्रदेशत्व गुण को ही क्यों डिफाइन किया, मतलब उसी को क्यों अलग किया? अन्य गुण भी तो ले सकते थे। सामान्य, देखिए प्रदेशत्व गुण ये सामान्य गुण है, इतना तो समझ में आया। 6 द्रव्यों की पर्याय होती है और उस पर्याय को क्लासिफाई करना है तो सामान्य गुण की अपेक्षा ही करना पड़ेगा। तो सामान्य गुण तो अनंत है, उनमें से भी मुख्य 6 है, तो 6 में से प्रदेशत्व गुण को ही क्यों सिलेक्ट किया? अस्तित्व गुण लेते, वस्तुत्व गुण लेते, अगुरु लघुत्व गुण लेते, ऐसे कोई तो गुण ले लेते, प्रदेशत्व गुण क्यों ही लिया? तो ऐसी बात है कि किसी भी द्रव्य के प्रदेश हमें तुरंत दिखाई देते हैं, वो छद्मस्त के ज्ञान गोचर है। मतलब छद्मस्त मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं है, 12वें गुण स्थान के जीव तक के जीवों को छद्मस्त कहते हैं। तो उस वहां तक के जीवों को यह व्यंजन पर्याय ख्याल में आती है। जैसे मैं ये लैपटॉप देख रहा हूँ, तो ये लैपटॉप का जो आकार है ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है, इसके कीबोर्ड भी स्क्वायर शेप, मतलब इसके कीज भी स्क्वायर शेप्ड है, तो ये आकार मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रदेशत्व गुण के कारण दिखाई दे रहे हैं। क्यों? अरे प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण होता है और उस कारण कोई ना कोई उसका आकार होता ही होता है। और यही बात छद्मस्तों के ज्ञान गोचर होती है। जबकि ये जो लैपटॉप है, जो अब मैंने अभी उदाहरण दिया, ये कीज स्क्वायर शेप है, तो उस कीज की मतलब वो जो बटन्स है उसकी कौन सी पर्याय चल रही होगी, क्या ये मैं पहचान सकता हूँ? मतलब उसकी हल्का भारी कोई पर्याय चल रही होगी, ये तो समझ में आ सकता है। अभी रूखा चिकना कोई होगा, मैं समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा। या कोई वर्ण गुण की तो काले गुण की तो समझ में आ गई, पर रस गुण की मुझे थोड़ी ना समझ में आएगी, ये खट्टा है, नमकीन है, क्या है, ये कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मोटे मोटे तौर पर अर्थ पर्याय हमें समझ में नहीं आती है। 99.99% ऑफ टाइम वो अर्थ पर्याय हमें समझ में नहीं आती है। जो समझ में आता है वो व्यंजन पर्याय ही समझ में आती है। इसीलिए व्यंजन पर्याय को स्थूल भी कहा जाता है और अर्थ पर्याय को सूक्ष्म कहा जाता है। अभी स्थूल सूक्ष्म का यहाँ क्लासिफिकेशन इस हिसाब से किया है कि जो पर्याय छद्मस्तों के ज्ञान गोचर हो या उनके ज्ञान का विषय बन सके वो स्थूल, और जो छद्मस्तों के ज्ञान का विषय न बन सके, केवल ज्ञान का ही विषय बने, वो अर्थ पर्याय। ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्थूल और सूक्ष्म का विभाजन किया है। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो व्यंजन पर्याय है इसी को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं और अर्थ पर्याय जो है उसी को गुण पर्याय भी कहते हैं। अब ये किस अपेक्षा से? देखिए, जो द्रव्य होता है वो पूरा द्रव्य ही उस आकार रूप होता है। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य का कोई पार्ट दूसरे आकार रूप है और दूसरा पार्ट अन्य आकार रूप ही है। ऐसा नहीं, वो पूरा द्रव्य ही उस आकार रूप हो जाता है। परंतु गुणों का ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक गुण का अपना अपना अलग अलग परिणामन चलता है, इसलिए उसको गुण पर्याय कहा। ठीक है। और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहा। ओके। ये प्रदेशत्व गुण मतलब व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण से संबंधित है और अर्थ पर्याय ये प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष सभी गुणों से संबंधित है। इन शॉर्ट कहा जाए तो व्यंजन पर्याय माने आकार से संबंधित, अर्थ पर्याय माने आकार को छोड़कर सभी पर्यायों से संबंधित। ओके, ये एक
बेसलाइन बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतनी बात समझ में आई सबको? आ रही है। ओके, आ रही है। तो अभी हम व्यंजन पर्याय के दो भेद देखते हैं। एक होता है स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक होता है विभाव व्यंजन पर्याय। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होता है? वो व्यंजन पर्याय जो अन्य के निमित्त रहित होता है, मतलब पर निरपेक्ष। एक शब्द में कहना चाहे तो स्वभाव पर्याय की कोई भी स्वभाव पर्याय पर निरपेक्ष होती है। उस द्रव्य का वैसा स्वभाव ही होता है कि वो उस रूप बना रहे, परंतु विभाव जो पर्याय होती है वो पर सापेक्ष होती है। वो उसमें चेंज पाया जा सकता है, उसका मूल स्वभाव नहीं है। विभाव मतलब उस अन्य रूप परिणामना उस द्रव्य का स्वभाव नहीं है, इसीलिए उसको विभाव कहा जा रहा है। इसी को हम इंग्लिश में कहना चाहे तो अनचेंजेबल और चेंजेबल। स्वभाव जो होता है वो अनचेंजेबल होता है और विभाव जो होता है वो चेंजेबल होता है। अब जैसे हमने अभी अभी उदाहरण देखा था कि सिद्धों का जो आकार होता है या जीव की जो सिद्ध पर्याय का आकार है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय में आती है। अब मुझे बताइए उसके आकार में, उन सिद्धों के आकार में क्या कोई निमित्त है? नहीं, कोई निमित्त नहीं है, वो पर निरपेक्ष है और जीव का स्वभाव ही है वैसा रहना, शरीर से रहित रहना। परंतु नर नारकादि पर्याय जो है, हम इस मनुष्य पर्याय में है, जो कुत्ता बिल्ली आदि है वे तिर्यंच पर्याय में है, तो ये उनकी विभाव, हमारी उनकी ये विभाव व्यंजन पर्याय चल रही है। हम ये गति वाले नहीं हैं, ये न मनुष्य तिर्यंच देव नारकी हम नहीं हैं। स्वभाव से हम सभी सिद्ध समान है। गुरुदेव जी कहते हैं ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो। सिद्ध समान ही सभी जीव है, इसलिए उनका जो आकार है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा। और विभाव मतलब अन्य के निमित्त सहित है, मतलब हम मनुष्य में हैं तो मनुष्य का जो शरीर होता है उस निमित्त को लेकर अभी का हमारा आकार डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जो कुत्ता बिल्ली का जो जीव है उनका वो उस तिर्यंच गति में वे चले गए हैं या उनका वैसा शरीर है, उस निमित्त को लेकर उनका वैसा शरीर है या उनका उस जीव का आकार है, नहीं तो प्रत्येक जीव स्वभाव से सिद्ध समान है। अभी वर्तमान में हमारी विभाव व्यंजन पर्याय चल रही है। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारी जो आकार है वो निमित्त सहित है या पर सापेक्ष है। मूल वर्ड क्या आया? पर सापेक्ष है। ओके, और इसी को समझाना चाहूं तो सिद्धों का आकार अनचेंजेबल है। कुछ न्यून अंतिम शरीर से कुछ न्यून पुरुष आकार जो उनका आकार मतलब जो शेप है उनका प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, वो अनंत काल तक अब वैसे ही बनी रहेगी, उसमें रत्ती पाई भी अंतर नहीं पाया जाएगा। जबकि जो हमारा शरीर है उसमें चेंज पाया जाता है। जैसे मनुष्य की पर्याय ले तो उसमें पहले बच्चा था, फिर बढ़ते बढ़ते किशोर हो गया, फिर तरुण हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर वृद्ध हो गया। तो ऐसी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, उस शरीर के आकार में चेंज दिखाई देते हैं, इसलिए हमारी विभाव व्यंजन पर्याय है। और तो और इतना ही नहीं, ये मनुष्य ही नहीं, मनुष्य को छोड़कर हम देव होते हैं, देव को छोड़कर हम फिर मनुष्य होते हैं या अन्यत्र कहीं गति में चले जाते हैं। तो ये गति का चेंज भी पाया जाता है, शरीर का चेंज भी पाया जाता है, इसके कारण से आकार का भी चेंज पाया जाता है, इसलिए हमारी विभाव व्यंजन पर्याय है। ओके, तो जो चेंजेबल हो वो विभाव और जो अनचेंजेबल हो तो स्वभाव पर्याय। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई, तो अभी अपन अर्थ पर्याय की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कोई? आ रही है समझ। ओके, तो अभी अर्थ पर्याय की बात करते हैं और फिर इसकी एकदम पूरी विस्तार से चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे। अभी वैसे समय हो गया है, सिर्फ अर्थ पर्याय की एक शॉर्ट में चर्चा करते हैं, फिर शेष चर्चा अपन अगली कक्षा में बढ़ाएंगे। देखिए, अर्थ पर्याय में हमने क्या कहा था कि
प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जितने भी गुण हैं उनके विकार को या परिणमन को हम अर्थ पर्याय नाम देते हैं। जैसे उद्गल का प्रदेशत्व गुण, मतलब ये लैपटॉप का रेक्टेंगल शेप, ये उसका प्रदेशत्व गुण हो गया। अब इसको बाजू में कर दीजिए, हम उसी लैपटॉप को काला है, मतलब उसके वर्ण गुण की काली पर्याय है, ये हम ऐसा देख सकते हैं कि नहीं? तो जरूर देख सकते हैं। जो कालापन है ये उसकी अर्थ पर्याय हो गई, और जो रेक्टेंगल शेप्ड है ये उसकी व्यंजन पर्याय हो गई। तो बात इतनी कहनी है कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर हम जितना कुछ भी कथन करते हैं वो सब अर्थ पर्याय में आती है। और अर्थ पर्याय विशेषतर हमारे ज्ञान गोचर नहीं होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, हर बार नहीं होती है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ हमें बातें कहीं थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय क्या है जीव की, तो हमने देखा था कि राग द्वेष आदि ये जीव की विभाव अर्थ पर्याय है। मतलब राग द्वेष करना ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो वास्तविक रूप से वो क्रोध आदि कषाय है, या जो 5 पाप रूप परिणाम है, या राग द्वेष आदि विकारी भाव है, तो वे सभी एक समय के हैं। फिर हमें कैसे समझ में आता है कि हमें बहुत गुस्सा हो गया है, हम बहुत क्रोध कर रहे हैं? अरे एक जैसी ही पर्याय बहुत असंख्यातों बार चल रही होगी, तो अब जाकर हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, हम क्रोध कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आती है, सिर्फ केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। ठीक है, वो संतति या जो कंटिन्यूटी है कि एक जैसी पर्याय असंख्यात बार वो चलती रहे, वैसे की वजह, मतलब कोई जीव क्रोध असंख्यात समय तक करता रहे, तो जो कंटिन्यूटी है, चैन है, उस कंटिन्यूटी के कारण हम कुछ देर बाद पकड़ पाते हैं कि क्रोध हुआ था। ठीक है, तो इस अपेक्षा से कभी कभी अर्थ पर्याय पकड़ में आती है, नहीं तो ऐसे हमें पकड़ में नहीं आती, हम छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं बनती है। ठीक है, अब स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब फिर से वही बात, अन्य के निमित्त रहित जो स्वभाव पर जो पर्याय होती है, अर्थ पर्याय होती है, वो स्वभाव अर्थ पर्याय। और अन्य के निमित्त सहित मतलब पर सापेक्ष जो अर्थ पर्याय होती है या गुण पर्याय होती है, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ओके, जैसे अभी देखा था कि राग द्वेष आदि है, इनका कभी ना कभी अभाव होकर अराग या वीतराग अवस्था जरूर प्रकट होगी, वीत द्वेषी अवस्था जरूर प्रकट होगी। इनका नाश कभी ना कभी जरूर होने वाला है। इस हिसाब से इनमें चेंज पाया जाता है, इसलिए ये विभाव अर्थ पर्याय है। ओके, और स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब एक बार प्रकट हुए, अब उसका कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे केवल ज्ञान एक बार प्रकट हो गया, अभी उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला है। जिस समय में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसके बाद अभी कोई निमित्त नहीं बचता है उसके रहने में, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही है। ऐसा स्वभाव ही है जीव का कि सर्वज्ञत्व बना, मतलब सर्वज्ञ स्वरूप बना रहना या केवल ज्ञान स्वरूपी बना रहना। तो ये स्वभाव रूप जो पर्याय है ये अनंत काल तक बनी रहती है, अनचेंजेबल बनी रहती है। क्या कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि किसी भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया और फिर से वे छद्मस्त हो गए, या उनको मतिश्रुत ज्ञान प्रकट हो गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान ये स्वभाव अर्थ पर्याय है, ज्ञान गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है, ये कभी भी बाद में चेंज नहीं होगी, अनचेंजेबल ही बनी रहेगी। ठीक है, तो और वो पर सापेक्ष नहीं है। देखिए, प्रथम समय में तो ऐसा कहेंगे कि केवल ज्ञानावरण के नाश और केवल ज्ञान की उत्पत्ति, ये इनमें काल प्रत्याशक्ति है, मतलब दोनों एक टाइम पे चले एक साथ पाए जाते हैं और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। परंतु अगले समय में तो नहीं ना कहेंगे, वो नाश हो गया, वो पर्याय अभी चली गई, अभी तो स्वभाव रूपी बना रह रहा है ना। इसी अपेक्षा से कहा कि वो स्वभाव अर्थ पर्याय जो है वो निमित्त रहित होती है, पर निरपेक्ष होती है। ओके, ये जो केवल ज्ञान की अभी बात कही,
वैसी बात हमने अधर्म द्रव्य में भी देखी थी कि जो चलकर रुका हो उसी में तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो, जो अभी रुका हो और फिर से रुक ही रहा हो वहीं पे स्थित हो तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता है। उसी अपेक्षा से पहले समय में जब केवल ज्ञान आवरण का नाश हुआ और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उस समय में तो कहेंगे कि केवल ज्ञान आवरण का निमित्त था, परंतु अगले समय में ऐसा नहीं कहेंगे, अगले समय में वो निरपेक्ष ही बनी रहेगी। ठीक है, तो इस अपेक्षा से वो स्वभाव अर्थ पर्याय कही गई है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई आज के लिए। आज का विषय बहुत हो गया, समय भी हो गया है, तो ठीक है, आपको विषय समझ में आया, अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रश्न रहेंगे तो आप सहर्ष पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए जिनवाणी करेंगे। पीपीटी सेंड करिएगा तो कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा, ओके कर दूंगा। और एक यदि आपके पास राजवार्तिक की पीडीएफ हो तो वो सेंड करिएगा। ओके चलेगा, कर दूंगा। ओके ठीक है, जिनवाणी करते हैं।